हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने एक महीने में बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश बेसिक से स्टार्ट की थी। तो जो मैंने बुक यूज़ की थी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए वो थी ये वाली, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन बाय नीतू सिंह। ये केडी पब्लिकेशन की बुक है और इसमें टोटल इसके दो पार्ट आते हैं, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और वो एसएससी के लिए है मोस्टली। और वॉल्यूम 1 जो है एक बेसिक ग्रामर है जिसमें जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। जैसे हम अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो मान लीजिए जैसे आज 1 अप्रैल है तो आपने शुरू करना है चैप्टर 1 से। जो आपका चैप्टर 1 है इसमें दैट इज़ वर्ब्स, और इसमें 22-23 पेज हैं। और ये मतलब लगता है कि ज़्यादा है 22-23 पेज, लेकिन काफ़ी दूर दूर लिखा हुआ है। तो इसको आपको कवर करने में हार्डली 1 घंटा लगेगा जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जाएंगे। तो आपका डेली टारगेट इंग्लिश अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे आपको डेली देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी हो जाए। और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जैसे SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, तो उसमें आपका इंग्लिश का स्कोर अच्छा हो तो आपकी जो है कट ऑफ क्लियर, आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करने में और मेंस में अच्छा स्कोर करने में आपका हेल्प करे। स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आज 1 अप्रैल है तो आज से आप अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है। आपने जो है चैप्टर 1, जैसे इसका चैप्टर 1 वर्ब है तो आपने वर्ब चैप्टर आज पढ़ना है। 1 घंटा लगेगा आपको मुश्किल से, अगर आप एकदम आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। और उसके बाद हर चैप्टर के पीछे इसमें जो है और उसके बाद बुक में जो है हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं विद आंसर्स। तो आपने क्या करना है कि जब ये आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेंगे उसके बाद आपने ये स्पॉटिंग द एरर वाले हैं, इसमें देखिए आप अराउंड 47 क्वेश्चन है, अराउंड 47 क्वेश्चन है। तो आपने ये सारे सॉल्व करने हैं और साथ में इस पर आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप आंसर्स भी देख सकते हैं। तो ये आपने पर डे करना है, एक चैप्टर एक दिन में। जैसे इसमें टोटल 34 चैप्टर हैं, लेकिन आपने 34 चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप चाहें तो एक्टिव पैसिव वॉइस छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं, नरेशन, ये आप छोड़ सकते हैं। और बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जैसे आपके वर्ब हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल्स वगैरह वगैरह, ये सब आपने पढ़ने हैं। साथ में ये इन्वर्जन, पार्टिसिपल और जैसे बहुत सारी चीज़ें, सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन, इसमें बहुत सारे जो है स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप अगर यहाँ से कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे सिनोनिम, एक मिनट डिफाइन करने में बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें सिनोनिम है, सिनोनिम, एंटोनिम, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे। अगर आप डेली के वोकैब करेंगे तो आपका सिनोनिम, एंटोनिम यहीं से क्लियर हो जाएगा। और वोकेबलरीज भी हैं अच्छी, काफ़ी अच्छी वोकेबलरीज हैं अगर ये भी आप करना चाहते हैं तो। मतलब लेकिन ये आपके इंग्लिश की जो एक महीने की स्ट्रैटेजीज है उसमें आपका ये वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। जो आपने आपने जो बेसिकली करना है वो आपने 10-12 चैप्टर्स हैं, जैसे वर्ब टेंस हो गया और क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, ये वाला वर्ब एज अ नाउन, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, इन्वर्जन, मूड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, और 2-4 चैप्टर ये वाले। पर डे आपने ये करना है कि चैप्टर रीड करना है और उसके पीछे स्पॉट द एरर है वो आपने करना है। और साथ में उसके बाद साथ में आपने वीकली जो है जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आप चाहते हैं उनके नोट्स में बना सकते हैं और उसको वीकली रिवाइज कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। मतलब शॉर्ट नोट बनाने, वैसे तो ये बुक ही एक नोट के फॉर्म में है, लेकिन आप शॉर्ट नोट बनाने बैठेंगे तो आप उन चीज़ों को शॉर्ट नोट बनाइएगा जो आपको याद नहीं रहते हैं या जो आपको लगता है कि टफ है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट, वोकैब्स। तो मैं क्या करता था कि मैं डेली के जितने वोकैब होते थे उसमें डेली मोस्टली 10 होते थे इन जनरल, तो 10 वोकैब्स को मैं लिख लेता था, उनके सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह वगैरह, उनके हिंदी मीनिंग, और मैं उनको याद करता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 जून से पढ़ना शुरू किया था। तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है एट्रीब्यूशन, तो इसका बता रखा है मीनिंग, हिंदी मीनिंग और इसका सिनोनिम, एंटोनिम। और जैसे
जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये नोट्स हैं कंसिलेटरी, जैसे इसका कंसिलेटरी की मीनिंग है समझौतेकारी, और उसके बाद इसके सिनोनिम लिख दिया 3 वर्ड्स, एंटोनिम लिख दिया 3 वर्ड्स। तो डेली आपने ये हार्डली लिखी, जैसे कभी 7 होते थे, कभी लिखे 6 हो गया 7, कभी 7 होते थे, कभी 10 हो जाते थे, मतलब ऐसे ही, मतलब ऑन एन एवरेज 6 7 10 डेली आपको आपने रिवाइज़ करने हैं। डेली आपने पढ़ने हैं इसको 2-3 बार दिन भर में रिवाइज़ करना है, और वीकली भी रिवाइज़ करना है, और अपने एक बार मंथली भी रिवाइज़ करना है। इतनी बार रिवाइज़ करेंगे तो मान लीजिए आपने 10 वर्ड डेली के, तो महीने के बनते हैं अराउंड 250-300 वर्ड्स। तो आपको उसके 80-90% वर्ड्स और उनके मीनिंग्स और सिनोनिम एंटोनिम्स 100% याद हो ही जाएंगे। तो ये आपको एग्ज़ाम में जो आप कहते हैं कि आपका आरसी या क्लोज टेस्ट वगैरह सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका भी एक रीज़न होता है कि जो उसमें वर्ड्स यूज़ किए होते हैं उसकी मीनिंग ही हमें समझ नहीं आती है। तो जब हमें जो उसमें वर्ड्स यूज़ किए हैं उनकी मीनिंग अगर समझ नहीं आएगी तो हम उसको सही जगह पे बिठा नहीं पाएंगे, या सही वर्ड्स जो हम चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम सोचते हैं कि आरसी बहुत टफ आता है या क्लोज टेस्ट बहुत टफ आता है। तो क्लोज टेस्ट टफ तब होता है जब जो हमें उसके बीच में जो वर्ड्स फिट करने हैं वो जो है बहुत ज़्यादा टफ है, या उनकी मीनिंग समझ नहीं आती। लेकिन आप डेली वोकैब अगर पढ़ेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आपको जो वर्ड्स होंगे वो मोस्टली सुने होंगे, या आपने जो पढ़े हुए होंगे, तो आपकी मीनिंग आप उसकी गैस कर लेंगे और आप सही जगह पे सही फिट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका क्लोज टेस्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब वहाँ तक बात आती है आरसी की, तो आरसी में जो लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है उसके मोस्टली 2 रीज़न होते हैं। एक होता है कि आपकी ग्रामर सही नहीं है। ग्रामर सही न होने के कारण आप लोग टेंस नहीं समझ पाते हैं कि मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है। एक रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में बहुत टफ वर्ड्स होते हैं, तो उनकी मीनिंग गैस कर पाना मुश्किल होता है, या उनकी मीनिंग गैस कर पाना मुश्किल होता है, या हम गलत मीनिंग गैस करते हैं, जिसकी वजह से सेंटेंस का पूरा थीम ही चेंज हो जाता है। तो जो हमारे आरसी में जो हम क्वेश्चंस होते हैं, मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन है तो हम 3-4 के क्वेश्चन आंसर सही लगा पाते हैं, क्योंकि हम पूरे मीनिंग ही चेंज हो जाता है अगर हम थोड़ा बहुत रॉन्ग उनकी मीनिंग वर्ड्स की, मतलब टफ वर्ड्स की मीनिंग रॉन्ग गेस कर देते। तो वोकैब आपका क्लोज टेस्ट और आरसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वोकैब सही है तो आपकी रीडिंग भी अपने आप सही हो जाएगी, और आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी आपके समझ में आने लग जाएगा। तो ये तो बात हुई इंग्लिश की कि कैसे आप 1 महीने में अपनी बेसिक ग्रामर इंप्रूव कर सकते हैं। बाद में आपने डेली वोकैब करनी है, और आप रीडिंग अभी स्टार्ट इस पेज में रीडिंग नहीं करेंगे। तो जो आपका 1 मंथ का टाइम है उसमें आपने रीडिंग वो आपने बिल्कुल नहीं करनी है। जैसा आप कहते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है, तो ये सब आपने नहीं करना है इस 1 महीने के अंदर। इस 1 महीने में आपने 2 चीज़ें करनी है कि आपने अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी वोकैबुलरी बिल्डअप करनी है। ये दोनों चीज़ें हो गई होंगी तो उसके बाद आप जो है रीडिंग वाले में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपने आपने जो ग्रामर पढ़ा है 1 महीने में, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो सब आपने रिवाइज करने हैं, वो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उनको बार बार सॉल्व करना है, और साथ में जो आपने वोकैब पढ़ी है उसको कंटिन्यू करना है। जो आपने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और नई वोकैब आपने एटलीस्ट, अगर आप इस साल के बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 4-5 महीने के वोकैब आपके स्ट्रांग होने चाहिए। 1500 से लेकर 2000 वर्ड्स आपके कंफर्म होंगे, साथ में उनके एंटोनिम सिनोनिम। तो इससे जो है आपका एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश का बेस बन जाएगा, और इसी से मार्क्स इंप्रूव होते हैं। बिलीव मी, ये कोई नहीं करता, और जो नहीं करता उसके मार्क्स नहीं आते हैं, और जिसका सिलेक्शन होता है उसने ही किया होता है, चाहे वो बताए या नहीं बताए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो वो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग हो, या उसने बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हो तो वो और है। लेकिन किसी ने अगर नॉर्मल स्कूलिंग हुई है मेरी तरह, तो आप जो है आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, और जब कर लेते हैं शिद्दत से, मेहनत से, तो आपका 100% सिलेक्शन तय है। बाकी पार्ट्स की भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बाकी इंग्लिश रीजनिंग वगैरह की, जीएस वगैरह की। लेकिन आपका एटलीस्ट आप 1-2 महीने अगर इंग्लिश को देंगे तो आपका इंग्लिश वाला पार्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। एक सेक्शन ऐसा होगा जिसको लेके आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। तो आपने 1 महीना जो है ग्रामर पे पूरा फोकस करना है, चैप्टर वाइज रीड करना है, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे आपने देने हैं इसको, और आपने वोकैब पढ़नी है एटलीस्ट 2-3-4-5 महीने, जितना भी आप कर सकते हैं, जितना भी आप याद कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे मेरी जो वीडियोज़ आएंगी मैथ्स और रीजनिंग की स्ट्रेटजी बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इस साल बैंकिंग के, तो उसमें आपकी हेल्प होगी। साथ साथ में जीएस की स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि जीएस जो कि मोस्टली लोग जो जीएस पढ़ते हैं वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद शुरू करते हैं, जो कि
जो कि जिसमें आपके मार्क्स जो है बहुत कम आते हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर तैयारी टारगेट करना है एग्ज़ाम की, आप सीरियस हैं कि आपने एक एग्ज़ाम क्रैक करना है बैंकिंग का, तो आपको साथ साथ जीएस भी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में कि कैसे आप डेली के 10 से 15 मिनट दे के जीएस में आप 80 to 90% स्कोर कर लेंगे। आपको 10 से 15 मिनट देने करंट अफेयर के लिए। तो stay tuned for more videos and thank you for watching this video and please do subscribe the channel. Thank you.